नमस्कार मेरे साथियों। एग्जाम का टाइम आ चुका है और एग्जाम के साथ साथ ठंड भी बहुत भयंकर आ रही है। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब 2022 के अंदर दिसंबर के एग्जाम चल रहे थे। आपको याद होगा जालोर के अंदर बस पकड़ी गई थी। वो दरअसल 24 दिसंबर के सुबह की बात है, जब साइंस का एग्जाम चल रहा था सेकंड ग्रेड के लिए। पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था वो जीके का हुआ था, उसके बाद साइंस का एग्जाम होना था और जीके वाले के अंदर वो जालोर वाली बस पकड़ी गई थी, इसलिए वो एग्जाम कैंसिल हो गया था जो बाद में जनवरी में हुआ था। और अभी भी उन दिनों जैसी ही ठंड है, भयंकर ठंड। और एक अच्छी बात यह है कि ठंड में तैयारी करने का बड़ा मजा है, बंद कमरा हो, रजाई हो और पढ़ने का मजा ही अलग आता है। लेकिन अगर अपने को साथ में ये मालूम हो कि क्वेश्चन पेपर दरअसल बनता कैसे है, एग्जामिनर का माइंड सेट कैसे रहता है, अगर ये सारी चीजें हमें थोड़ी भी इसके बारे में हमें मालूम हो तो एग्जाम की तैयारी करने का और ज्यादा मजा आ जाता है। जैसे चाय एग्जाम की तैयारी करने का मजा बढ़ा देती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवाती है, वैसे ही अगर आप लोग थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अगर आप एग्जाम को देखेंगे तो आप जल्दी सक्सेस होंगे। एक लंबा नहीं खींचा जाता, इसको लंबा खींचना भी नहीं है हमें। हमें कम टाइम के अंदर सक्सेस लेनी है तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग से चल के और फटाफट हमें ये पता करना है क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है। और हुआ भी है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमें सहरोल और सहलोल वाला बताया था। हमें मालूम चल जाता है अगर हम ढंग से पढ़े और ढंग से क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो मालूम चल जाता है पेपर कहाँ से बनता है और वहां से हम क्वेश्चंस को उठाए जा सकते हैं तो बढ़िया ढंग से पढ़ा जा सकता है उन चीजों को। और साइंस में तो दोस्तों ये चीजें बहुत आसान रहती है। चलिए आज हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे और हम साथ में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो कहाँ से पुट किया जा सकता है, ताकि हमारे लिए चीजें जो है वो आसान रहे। ये 2022 का पेपर जुलाई का एग्जाम, जुलाई के महीने में एग्जाम हुआ था, उस टाइम का पेपर है। चलिए दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी साथियों को सफलता प्रदान करें। हे ईश्वर, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी साथियों को सफलता दे आप। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में एक्स का मान होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं 30 डिग्री का। अब इसमें से क्वेश्चन आने की कहाँ पॉसिबिलिटीज रहेगी दोस्तों। इस बार इस तरह का आपको इजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आप इस बार अपवर्तन को देखिएगा ढंग से। किसको देखिएगा? अपवर्तन को ढंग से देखिएगा। और अपवर्तन में भी कहां से? अपवर्तनांक से। कहां से? अपवर्तनांक से। क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल चुका है, मैं आपको बता दूं। एग्जाम का पैटर्न जो है वो बदल चुका है। एग्जाम का पैटर्न बदलने की वजह से आपने देखा होगा, मैंने आरएसएस भी जमादार सेकंड ग्रेड का एग्जाम पेपर जो है वो सोल्यूशन करवाया था। उसमें क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं थे, बट नए पैटर्न के हिसाब से थे। यानी उन लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर पूछा था उस पेपर में कुछ इस तरह के एलिमेंट्स, कुछ इस तरह के फैक्ट, अभिकथन, कॉलम बनाना और नई मटेरियल से चीजें उठाना, जिस तरह से ऐड किया उस तरह से ये मालूम चल रहा है कि परावर्तन की कहानी गई। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे? अपवर्तनांक से पूछा जाएगा। और वो भी अपवर्तनांक में कहाँ? अपवर्तनांक में प्रकाश की गति से संबंधित क्वेश्चन, प्रकाश की गति से संबंधित क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, ये 2026 को होने वाले 18 जनवरी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा इस बात को। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या होगी। अब 2 सेकंड में कंपनों की क्या संख्या होगी? हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। हर्ट्ज खुद क्या है? हर्ट्ज है 1 सेकंड में किए गए कंपन। 1 सेकंड में किए गए कंपन। 1 सेकंड में किए गए कंपन। 1 सेकंड में किए गए कंपन है। 2 सेकंड में पूछा है 100 हर्ट्ज। अब ये क्वेश्चन जो है 8th क्लास का क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? 8th क्लास से। 8th क्लास की भी एनसीईआरटी से। लास्ट वाला क्वेश्चन भी कहाँ से था? एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। इस बात को ध्यान रखेंगे तो एनसीईआरटी इस बार अगर 8th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे ना तो ध्वनि वाले में आपको एक खास बात गिवन है। क्या? कि एक तो जो आयाम है ध्वनि की, जो प्रबलता है, जो ध्वनि की जो
प्रबलता है। प्रबलता यानी कि प्रबलता जो है वो किससे संबंधित होती है? ऊर्जा से। किससे संबंधित होती है? ऊर्जा से। और प्रबलता जो है वो किससे संबंधित होती है? ऊर्जा से। लेकिन प्रबलता किसके बढ़ाने से कम ज्यादा होती है? आयाम के बढ़ाने से कम ज्यादा होती है। और आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होते हैं, इस बात को मोस्ट इंपोर्टेंट रखिएगा। आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। बुक्स में सीधा दिया गया है आयाम के समानुपाती होती है, आयाम के नहीं, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती है। 2 गुना होगा तो 4 गुना प्रबलता बढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको, अगर आप ये यहाँ तक देख पा रहे हैं तो आपके लिए मैं आपको फैक्ट बताता हूँ एक। आप 8th क्लास की एनसीईआरटी का आप मानेंगे, आप देख लेंगे कि क्या इस तरह की जानकारी कहीं है क्या। 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर वोकल कॉर्ड्स, क्या? वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स की क्या दी गई है? लेंथ दी गई है। यहाँ जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनकी स्पेशल लेंथ दे रखी है, महिला के अंदर पुरुष के अंदर। आपको कमेंट करके बताना है कि उनकी लंबाई कितनी है। मैं बता भी देता हूँ, 8th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आप लोग वीडियो के देखने के साथ साथ बता पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आपको बढ़िया ढंग से पढ़ना चाहिए। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये जो है ये बहुत सारे कलर में आती है आजकल, बहुत सारे कलर में आती है, ये सारे ही कलर में आती है, सभी कलर में। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बनेगा एलईडी का? एलईडी का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा। एलईडी का क्वेश्चन ये बनेगा कि एलईडी को इस तरह से दिखाया जाता है, ये एलईडी को दिखाने का ढंग है। दूसरी बात, ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव होता है। तीसरी बात, ये जो एरो दिखाए गए हैं ये इस बात को बता रहे हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करवाया जा रहा है। ये इस बार के लिए एलईडी से आने की संभावना रहती है, इस बात से। अच्छा, और क्या खास बात बन सकती है? एलईडी की एक खास बात और होती है कि एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के भी पॉजिटिव से ही जुड़ा होना चाहिए, बैटरी के भी पॉजिटिव से ही जुड़ा होना चाहिए। नेगेटिव जो है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, तभी जो एलईडी है वो जलती है। जबकि सामान्यतः जो ताप दीप्त बल्ब है, सामान्य जो ताप दीप्त बल्ब है, ताप दीप्त बल्ब कौन सा होता है? ये वाला घर बल्ब, घरों में जो लट्टू जिसको बोलते हैं, लोटियो जिसका नाम बोला, उसके अंदर ऐसी कहानी नहीं होती। आप पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दे, चाहे नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दे, बल्ब जल ही जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजब ठंड है। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है जो सूर्य के सीधा चारों ओर चक्कर ना लगाए? ऐसा कौन सा है? उपग्रह। कौन है? उपग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये राउंड लगाते रहते हैं। उल्काएं जो है वो धरती पे गिरती है और जो वायुमंडल में पकड़ गिरने के बाद घर्षण कर जैसे आप कर लेती है। यहाँ से तो ठीक है, लेकिन एक एक ग्रह है यूरेनस नाम का। कौन से नाम का? यूरेनस नाम का। और एक ग्रह है कौन सा? शुक्र नाम का। ये दोनों ही ग्रह पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम में घूर्णन करते हैं। क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। सूरज जिस ओर में उगता हुआ दिखाई देता है ना उसके उल्टे चलते हैं। आप जिले को घूम के देख लेना, आप खुद जिस तरफ रोटेट करेंगे आपको बाहर की चीजें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन रोटेट करती हुई दिखेगी। इसके साथ जो है यूरेनस झुका हुआ भी है, अक्ष पर झुकाव है, अक्ष पर झुकाव है। इसके वजह से क्या होता है? ये लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। कैसा? लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ये चीजें तो फिर भी ठीक है, ये तो आपको सारी की सारी आप 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना, वहां आपको वहां से क्वेश्चन लेसन कवर करना ही करना है। आपको कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से? 8th क्लास की एनसीईआरटी से। इस बार तो वहां नक्षत्र वगैरह भी दिए हैं, नक्षत्रों के नाम भी दिए हैं, आप वो सारी चीज देखेंगे, ठीक है। यहाँ से इस बार दो चीजें और नई, अच्छा एक काम के बाद मैं आपको बताता हूँ, नई एनसीईआरटी अपलोड कर दी गई है तो वहां 2 तरह के उपग्रह बताए गए हैं आपको। कितने तरह के उपग्रह? 2 तरह के उपग्रह। एक तो कार्टोसेट। कौन सा? कार्टोसेट। एक है एस्ट्रोसेट। कौन सा है? एस्ट्रोसेट। कार्टोसेट कौन से होते हैं? कार्टोसेट जैसे कि नगर वगैरह के लिए, मानचित्र वगैरह के लिए तैयार करनी चीजें ये। और एस्ट्रोसेट कौन सा होता है? एस्ट्रोसेट जो पिंड का अध्ययन करने के लिए भेजते हैं, पिंड का अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। कार्टोसेट का एग्जाम्पल है भुवन, और मेरे को यही लगता है इस बार
भुवन का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, भुवन पूछा जाएगा कि कौन से प्रकार का सैटेलाइट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में से है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से है, आप सोचेंगे कहाँ से है कहाँ से नहीं। अच्छा, जुगनू भी एक तरह का उपग्रह है, छोटा उपग्रह है, जो इसरो सैटेलाइट करने के लिए इजाजत दे देता है विद्यार्थियों को। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला में अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट गए हैं तो आपने देखा है कि वहां हम करके देखते हैं, है ना, ये बी। अगर साइकोलॉजी या फिर टीचिंग मेथड के क्वेश्चन जो है वो 2023 के एग्जाम की तरह अगर अप्लाइड आ गए ना, तो कोचिंग तक के जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं ना, उनमें आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन प्रश्न गलत मिलेंगे 10 में से, 150 में से नहीं। 150 क्वेश्चन है, उनमें से 3-4 प्रश्नों के से नहीं उत्तर बदल रहे हैं। 10 ही प्रश्न आए थे, उसमें 2-3% जो थे वो तो कंफर्म सीधे ही थे, जो ऊपर ऊपर से थे, लेकिन बाकी 7% जो थे उनमें भी 4-4, 5-5 प्रश्नों के उत्तर अलग अलग मिल रहे थे, और बढ़िया रेपुटेड कोचिंग से। नाम तो मैं क्या ही लूं। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है? ये तो बहुत आसान है, संश्लेषित रेशा कौन सा है? नाइलॉन है। लेकिन इसके साथ आपको मालूम है कि जो लिफाफा कैसे बनता है, पॉलीथीन वगैरह है, वो सारे जो हैं वो कार्बन वाला लेसन जो है ना, कार्बन वाला लेसन, उस कार्बन वाले लेसन में से बहुत सारी चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। कार्बन वाले लेसन को आप बढ़िया ढंग से लर्न करेंगे। कार्बन वाले लेसन के अंदर बहुलक को लिया, ये जो आपके सामने गिवन है ये वहीं से ही है। हालांकि ये जो टॉपिक पूछा है ये 8th क्लास का है, 8th क्लास में बहुलक आता है, और बहुलक आता है तो बहुलक जो है, अब आप पूछेंगे कि सर बहुलक तो है नहीं, दरअसल 8th क्लास में बहुलक गिवन है, और बहुलक गिवन है तो बहुलक से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और इस बार बढ़िया प्रश्न देखने को मिलेंगे। पॉलीस्टाइरिन है, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, इस तरह के क्वेश्चन। पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, ऐसे क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, ये तो सामान्य पेपर था उस टाइम। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र, एल्यूमिनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है इसकी? +3, और नाइट्रेट की क्या रहती है? NO3-। तो यहाँ ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, तो AlNO3 आ जाएगा ये वाला। अगर ये फिटकरी का सूत्र पूछ लिया जाएगा तो फिटकरी का, कार्नेलाइट का, मोर साल्ट का, इनके सूत्र। फिटकरी का क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O, और मोर साल्ट क्या होता है? आयरन का सॉल्ट, सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट, और .6H2O, ये होता है KCl MgCl2.6H2O, और फिटकरी आपको मालूम होगा K2SO4 Al2SO4 thrice .24H2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? इस बार ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप अभी देख लेना चाहिए, ये बात 100% मेरी सही रहेगी। ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये जो जैसे ऐसे कॉलम बना के देते हैं मैचिंग वाले, मैच कॉलम, और आपको कई सारी विधियां गिवन होगी, ऐसा ही मिलेगा। निष्पावन आएगा, थ्रेसिंग आएगा, इसमें कई नाम आएंगे। निष्पावन, कर विनोइंग, फटकने वाली मशीन निष्पावन के लिए। निष्पावन अलग किया जाता है किसकी सहायता से? पटक कर अलग करना, पटक कर अलग करना। और भुस्से को गेहूं के दानों से या फिर मतलब अनाज के दानों से अलग किया जाता है, लेकिन किया कैसे जाता है? ये किया जाता है जो पटक कर किसी पे से। और थ्रेसिंग का काम क्या होता है? थ्रेसिंग का काम होता है थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का काम क्या होता है?
भूसे को दानों से अलग करना, लेकिन हवा से अलग करना, है ना। और हार्वेस्टिंग, काटना। हार्वेस्टिंग क्या होती है? काटना। और हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का काम एक साथ कौन करता है? कंबाइन करती है। कौन करती है? कंबाइन करती है। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक लिटमस जो है वो मिलता है आपको लिटमस थैलोफाइटा नाम के लाइकेन नाम से। कौन से ग्रुप का है ये? थैलोफाइटा। कौन सा? थैलोफाइटा। ठीक है। और ये भी सिम्बायोसिस का उदाहरण है, सहजीविता का। किसका उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का। एक माइकोराइजा होता है, आपको आपके लिए क्वेश्चन है, माइकोराइजा ये भी सहजीविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण है। ये किस तरह की सहजीविता का उदाहरण है? कौन रहता है, कैसे नहीं रहता है, ये आपको बताना है। माइकोराइजा। हल्दी। हल्दी जो है वो लाल भूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल भूरी हो जाती है। किसमें? बेस में। किसमें? बेस में। फिनोल्फ्थालीन जो है वो बेस में पिंक हो जाता है। अगर मैं आपको एसिड का नहीं बता रहा तो आप याद रखना, एसिड में वो सेम कलर रहते हैं। फिनोल्फ्थालीन का किसमें यूज किया जाता है? रंगे हाथ पकड़ने में। किसमें? रंगे हाथ पकड़ने में। नोटों पे क्या लगाया होता है? फिनोल्फ्थालीन पाउडर लगाया होता है। पुलिस वाला पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद ऐसी भी आएगी, उसके हाथ को डाला जाएगा बेस के अंदर। जैसे डालेगा वो कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रंग के हाथ पकड़िए। गुड़हल की पंखियां, पंखुड़ियां। गुड़हल की पंखुड़ियां जो है वो डार्क पिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? डार्क पिंक हो जाती है। किसके अंदर है? एसिड के अंदर। किसके अंदर है? एसिड के अंदर। और ग्रीन हो जाती है। किसके अंदर है? ग्रीन रहती है वो किसके अंदर है? बेस के अंदर। किसके अंदर है? बेस के अंदर। और ये खुद जो है वो रेडिश कलर की रहती है। न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टेट हो। क्या हो? न्यूट्रल स्टेट हो। फिनोप्थेलिन, फिनोल्फथेलिन ये जो है वो संश्लेषित सूचक है। आपको माइक्रोराइजा का बताना है, याद रखेंगे इस बात का। ठीक है। क्या बताएंगे आप? माइक्रोराइजा। हरित ग्रह गैसों का युग्म है। हरित ग्रह गैस आए तो उसमें CO2 तो छोड़ना ही मत। CO2 तो आएगी ही आएगी। CO2 के साथ कौन सी आएगी? मेथेन गिवन हो तो मेथेन भी आएगी CO2 के साथ। लेकिन यहाँ मेथेन वाले में यहाँ N2 है, CO2 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ये वाला ऑप्शन N2O। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हेलो। निम्नलिखित में सर्वव्य दृश्य शिक्षण साधन है। सर्वव्य दृश्य जो सुनाई भी दे, इसमें कुछ दिखाई भी दे। सुनाई देने वाला और दिखाई देने वाला। ये सुनाई देने वाला है, दिखाई देने वाला नहीं है। चार्ट दिखाई देने वाला, श्याम पट दिखाई देने वाला। दूरदर्शन टीवी जो आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। लेग्यूमिनियस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम। और ई कोलाई इस बार आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा इंदौर के अंदर। हाँ हाँ हाँ, इंदौर जो है स्वच्छता में 1 नंबर पे है। और थोड़े दिन पहले इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा पानी, गंदे पानी में, पानी साफ पानी की सप्लाई में गंदा पानी मिल जाने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो वहां ई कोलाई ही फैला है। ठीक है। यहाँ राइजोबियम जो है वो रहता है किसमें? लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधों में। ये तो इसमें दे दिया। नॉन नॉन लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधों में कौन रहता है? नॉन लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधों में क्या रहता है? नॉन लेग्यूमिनियस फैमिली के पौधों में रहता है फ्रेंकिया। कौन रहता है? फ्रेंकिया। मैं हिंदी में लिख देता हूं, फ्रेंकिया। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह देख लेंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में सोइल के अंदर कौन से बैक्टीरिया है जो जो इस तरह का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करते हैं वो बैक्टीरिया। ठीक है। ये बैक्टीरिया आपको दो तरह के मिलेंगे। कितने तरह के? दो तरह के। एक तो जो एरोबिक, कैसे हो? एरोबिक। एरोबिक मतलब है जो वायवीय श्वसन करे। कौन सा श्वसन करे? वायवीय श्वसन करे। एक हो अनएरोबिक, एक हो अनएरोबिक, यानी कि जो कहां से क्या करे? अवायवीय श्वसन करे। कौन सा श्वसन करे? अवायवीय श्वसन करे। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली कहानी है ना, ये आती है कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। देखो काम क्या करता है बोर्ड? काम ये करता है कि टॉपिक उठाता है, 8th क्लास से उठा लिए, लेकिन पूछेगा हमको डेप्थ से, पूछेगा ऊपर जाके। यानी कि आप लोग कॉमन सी बात सोचो कि आप लोग ग्रेजुएटेड हैं,
बोर्ड को यानी शिक्षा विभाग को समझ बनानी है बच्चों में, साइंस को लेकर बेसिक समझ, यानी एकदम गहराई में जाके समझा सके टीचर, ऐसा होना चाहिए। तो वो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही देगा। फिर आप कहते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता। आप इस बात को ध्यान रखेंगे बढ़िया ढंग से, ठीक है। एरोबिक वाले कौन कौन से हैं, एनाएरोबिक वाले कौन कौन से हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। एनाएरोबिक वाले हमें पहले देख लेते हैं हम। एनाएरोबिक वाले एग्जांपल याद रखेंगे। एक तो होता है क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा होता है? क्लोस्ट्रीडियम। ये नाम आपने सुना होगा। क्लोस्ट्रीडियम तो है वो बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, ठीक है। एक है रोडोस्प्रिलम। कौन सा है? रोडोस्प्रिलम। कौन सा है? रोडोस्प्रिलम, ठीक है। एक है रोडोस्यूडोमोनास। कौन सा है? रोडोस्यूडोमोनास। दोनों एक जैसे से नाम है, रोडोस्प्रिलम, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास, ठीक है। इसके अलावा वाइवीए में आ जाओ। वाइवीए में कौन है? एजेटोबैक्टर। कौन है? एजेटोबैक्टर, ठीक है। और कौन है? और है इनके अंदर एजेटोबैक्टर के अलावा आ जाएंगे एक बेजेरंकिया। कौन आ जाएगा? बेजेरंकिया, बेजेरंकिया। और कौन आ जाएगा? और आ जाएगा एनाबिना के नाम से आता है, एनाबिना। कौन आता है? एनाबिना। शायद मैं बड़े लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ ऐसे ही, एनाबिना। एनाबिना के बाद एक आ गया नोस्टो। कौन आ गया? नोस्टो। और एनाबिना और नोस्टो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। कैसे हैं? साइनोबैक्टीरिया। कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? ब्लू, क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी कि नील हरित शैवाल। कौन से? नील हरित शैवाल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसमें भी ये रोडोसिलम और रोडोसिडोमोनास है ना, रोडोस्पिलम, सॉरी, रोडोस्पिलम और रोडोसिडोमोनास, ये दोनों लाइट के साथ काम करते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा। जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हम उसको क्लियर कर रहे हैं। जहां से जैसे बन सकते हैं मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। आप टॉपिक को पढ़े तो उसी के हिसाब से पढ़े। आप ऐसे मत देखें कि अपने लिए ये ही एक वैकेंसी है। सामान्य शिक्षा की भी वैकेंसी आ रही है। अगर आप लोगों ने बढ़िया ढंग से अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप चाहें तो अभी भी बढ़िया ढंग से लग के इस एग्जाम में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई खास बात नहीं है, इसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और हमें अगर यहाँ आपको इश्यू लग रहा है तो थोड़े दिनों में आगे वैकेंसी आ रही है, तो हमें घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? किसका? तने का रूपांतरण पूछा है। इसमें आलू जो है वो किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। किसका? तने का रूपांतरण है, ठीक है। सलजम, शकरकंद और गाजर, ये तीनों ही किसका है? जड़ का रूपांतरण है। किसका है? जड़ का। सलजम जो है वो टेप रूट का, कौन सी रूट का? टेप रूट का, मुसला मूल, उसका रूपांतरण है। गाजर भी किसका है? टेप रूट का। किसका? टेप रूट का। बस ध्यान रखने वाली बात ये है, शकरकंद जो है वो एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस रूट का, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़ है? अपस्थानिक जड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एक सरल उत्तक है। जाइलम, जाइलम को आप याद रखना दारू उत्तक के नाम से भी पूछा जा सकता है इसको, दारू उत्तक। किसके परिवहन का काम करता है? जल के परिवहन का काम करता है। कहाँ होता है? बीच में होता है, ठीक है। किसके बीच में? तने के बीच में होता है, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाने का काम करता है। ये नीचे से ऊपर लेकर जाने का, जल जड़ से ऊपर जाता है, ठीक है। फ्लोएम जो है ये जाइलम के बाहर होता है, तने के आपको किनारों पर मिलेगा ये, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो आपको वो ऊपर से नीचे आने का काम करती है और नीचे से ऊपर जाने का भी काम करती है। कई बार जब भोजन जो है वो जड़ भी बनाने का काम करती है। तो ये आपको मिलेगी इस तरह का। सरल उत्तक है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा। आपको पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, आपको स्क्लेरेनकाइमा, आपको कोलेनकाइमा, ये तीनों ही सरल उत्तक है। तीनों ही सरल उत्तक है। आप तीनों के नाम याद ये रखिएगा।
तीनों के नाम याद रखिएगा, बढ़िया ढंग से याद रखिएगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है, एक ऑक्सीजन नहीं। वायु प्रदूषक कौन होती है? वायु प्रदूषक वो होती है जो नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका जो बैलेंस है, उस बैलेंस में जो गड़बड़ करता है ना, उस वो सारी की सारी क्या है? प्रदूषक है। ये बहुत कम हिस्सा होता है इन तीनों का। अगर ये ऊपर नीचे होंगे ना, तो इसका मतलब वो बैलेंस, संतुलन बिगड़ेगा। पवित्र उपवन पाए जाते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स आप ध्यान रखेंगे क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं कि जिन्हें हम पूजते हैं, जिन वृक्षों को, जैसे बरगद को पूजा जा रहा है, तो आदिवासी लोग जो है वो इन वृक्षों को पूजने का काम करते हैं। और ये मेघालय की खासी व जैंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान के रावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में, ये तो हॉटस्पॉट भी है बायोडायवर्सिटी के। इन तीनों ही जगह पर वनों को पूजा जाता है, इसलिए हम कहेंगे पवित्र उपवन जो है वो सभी जगह पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर ही देना पड़ेगा आंसर। कोई कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस तरह के, कहीं भी नहीं मिलेंगे। निम्न में से कौन सा जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है? अब ये प्लूरिसी रोग क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। प्लूरिसी जो है वो फुफ्फुस सोधी रोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सोधी रोग। फुफ्फुस यानी कि जो फेफड़ों में रोग हो। किसमें रोग हो? फेफड़ों में रोग हो। अब फेफड़ों में अगर जो रोग होगा तो उसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। फेफड़ों के बारे में, डिप्थेरियाई, डिप्थीरिया करता है। लेप्री, लेप्री जो कुष्ठ रोग है। गोनेरियाई, गोनोरिया रोग होता है जो कि एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और बचा कौन है? ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका उत्तर कौन हो गया? ए। और ये आपको मालूम है टीबी से जैसा इससे रोग होता भी है। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथि कौन से प्रकार की होती है? जो मानव शरीर की जो ये, हाँ, तेलीय ग्रंथि है, सबेसियस ग्लैंड, जो त्वचा के पास में ग्लैंड होती है जहां से तेलीय यानी लिक्विड, ऑयली लिक्विड जो है एक्सक्रीट होता रहता है, उन ग्रंथियों का प्रकार पूछा गया है। तो हमें ये बातें क्लियर मालूम होनी चाहिए कि ये चारों के चारों चारों जो टाइप है वो इन्हीं के प्रकार है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक्राइन की। एक्राइन क्या होता है? एक्राइन एक प्रकार की जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं उनको कहा जाता है। कौन सी ग्रंथियों को? पसीने वाली ग्रंथियों को, पसीने वाली ग्रंथियों को। ठीक है। अच्छा, दूसरा एपोक्राइन। एपो मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाला। तो इसमें ग्रंथि का, ग्रंथि का शीर्ष का भाग, शीर्ष का भाग कटने से, शीर्ष का भाग कटने से क्या होगा? शीर्ष का भाग कटने से द्रव बाहर आता है, द्रव बाहर आता है। आप इस बात को अच्छी तरह नोट कर लेंगे, बढ़िया ढंग से नोट कर लेंगे, ये कहाँ होती है क्या नहीं होती। ठीक है। होलोक्राइन, होलोक्राइन क्या होती है? होलोक्राइन, होलोक्राइन में कोशिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इस बात को आप याद रखेंगे। कोशिका को कोई नुकसान नहीं होता, कोशिका को नुकसान नहीं होता। तो क्या होता है? कोशिका में एक्जोसाइटिस, एक्जोसाइटिस, साइटोसिस, इस एक्जो एक्जोसाइटोसिस नाम की प्रक्रिया होती है जिससे मटेरियल बाहर निकलता है। और ये जो एक्राइन है ये इसी होलोक्राइन का एक प्रकार है। अब बच्ची कौन है? मीरोक्राइन। मीरोक्राइन होती है जो स्वयं नष्ट होकर, स्वयं नष्ट होकर द्रव बाहर निकाले, द्रव बाहर निकाले। ठीक है, ऐसी होती है ये। तो सेबेसियस ग्लैंड ये होलोक्राइन है। सेबेसियस ग्लैंड कौन सी होती है? होमोक्राइन होती है। आप याद रखेंगे एक्राइन जो है पसीने वाली ग्रंथियां एक्राइन होती है। यहाँ भी बिना कोई ग्रंथि को नुकसान पहुंचे पसीना बाहर निकलता है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब ये सेबेसियस ग्लैंड कहाँ आती है? ये 9th क्लास 8th क्लास में टॉपिक है, श्वेत ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां। तो पूछा कहाँ से है? डेप्थ से पूछा है। अब आप कहेंगे सर हम इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत क्या है? आप मत पढ़िए, सिलेक्शन कोई और लेगा, और थे बैठे रहिए।
की कौन बनाएगा, कुछ भी कौन बनाएगा। डेफ तो नहीं पढ़ोगा तो एग्जाम के अंदर मथान कह दियो मुंह छा सो करोगा, मुंह राबड़ी सो करोगा, बट बैठा इन्हें इन्हें देखो करियो, टाइम टब्बो करेगो, पानी पियावा, पेशाब करियावा, वो करियावा, वो करियावा, वही करता रहिए बट 3 घंटा किया निकल जाएगा 2.5 घंटे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अब रात को कम दिखाई देता है, वैसे रात को तो किसी को दिखाई नहीं देता, मतलब साय के समय की बात है ये वास्तव में। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? हिस्टोन प्रोटीन बनता है अस प्रावस्था में। किसमें? अस में। अस जो है वो नाम दिया है सिंथेसिस से। सिंथेसिस मतलब है संश्लेषण। सिंथेसिस मतलब है संश्लेषण, ठीक है। यहाँ हिस्टोन प्रोटीन बनता है ताकि डीएनए जो है उसकी पैकेजिंग की जा सके तुरंत। जो डीएनए बनेगा उसकी तुरंत हिस्टोन के साथ पैकिंग की जा सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? 1951। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ। पूरा टॉपिक पढ़ लिया, छान लिया, लेकिन बस ये नहीं पढ़ा उसमें से परिवार नियोजन कार्यक्रम जो उसकी शुरुआत के लिए नहीं पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसूता में सहायता करता है? इन तीनों का कोई काम नहीं है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन जो है वो स्किन की, त्वचा से रिलेटेड है, कलर से। ये काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरोन एंडोट्रियम जो परत होती है गर्भाशय की उसको गाढ़ा करने का काम करता है। किसको? एंडोट्रियम को, ठीक है। एंडोट्रियम को ये गाढ़ा करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? गाढ़ा, ताकि जो भ्रूण आसानी से उसके ऊपर लगा रहे। दूसरा, ये संकुचन नहीं होने देता गर्भाशय में, शिथिलन को रखता है। ये किसको रखता है? शिथिलन को। जिससे क्या है कि प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी हो वो टाइम से पहले ना हो। तो संकुचन कौन करवाएगा? संकुचन करवाएगा ऑक्सीटोसिन। कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के आपने बहुत नाम सुने होंगे। लव हार्मोन है ये। क्या है? लव हार्मोन, लव चार्जर वो वाला ऑक्सीटोसिन। याद रखेंगे इस बात। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, वो सभी को मतलब उस ऊपर के लेवल पर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये मटर, अब सर्दियों में रठ में मटर चलाना आ जाए, रठ में खरीफ की फसल हो गया काम। क्या 2 बार प्रेस हो गया क्या? नहीं, एक बार ही हुआ है। कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? वैज्ञानिक विधि के अंदर काम क्या होगा? डेटा कलेक्ट करना, ये करना, वो करना, उसको जुगाड़ना, सही से सिस्टम करना, मैच करना, वो वहां चिपकाओ, फलाना करो, संश्लेषण विश्लेषण सब काम होगा उसके अंदर। लेकिन यहाँ आप कहानी विधि के अंदर बताओ आप कौन सा डेटा लेके आओगे? तो कहानी एक ही विधि ऐसी है। मनोहित एक विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि है। मूल्यांकन, प्रश्नावली, ये सारी वैज्ञानिक विधि है। इनमें सब में ये एक चौतला करे जाओगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, विद्यार्थी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, सीखने की कमी का निदान उपचार करना। अच्छा, ये मैं आपको देख लेना चाहे, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन जो आएंगे वो हवा भी नहीं लगने देंगे। अगर ये जो ऐसे नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे। 10 क्वेश्चन में से लगभग लगभग मान लो जो 130 से लेके 140 के बीच में जो क्वेश्चन रहते हैं नंबर पे, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। लगभग लगभग इनमें से 6 या 7 क्वेश्चन हवा भी नहीं लगने देंगे, सारे के सारे अप्लाइड होंगे और कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। टीचर्स को भी नहीं मालूम पड़ेगा, स्टूडेंट्स को नहीं, जो साइकोलॉजी के सो कोल्ड तथा कथित विद्वान है बैठे हैं यूट्यूब पर, उनको भी कुछ नहीं मालूम चलेगा। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी घटना। 26 सितंबर 2021 को रीट का एग्जाम हुआ था। रीट महोत्सव, रीटोत्सव, डोटासरा जी ने घोषणा की थी रीटोत्सव।
इस टाइम साइकोलॉजी के लिए एक सर ने संदेह वाले क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन के लिए 1100 प्रश्नों की एक सीरीज निकाली थी, 1100 प्रश्न की बुक निकाली थी। प्रश्न भी ऐसे, उत्तर तो बाद की बात, आपको ये नहीं समझ में आएगी वो पूछ क्या रहा है। ऐसे 1100 प्रश्न, यानी कि इन क्वेश्चन को अगर आप ढंग से समझ के करेंगे तो आपके कई दिन जाएंगे। और ये एग्जाम से थोड़े दिन पहले आई थी, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, इनमें से नहीं आया था नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन। क्या करे बंदा? क्या यहाँ आप लोग साइकोलॉजी के यहाँ प्रोफेसर बनेंगे क्या? पता नहीं, फिर भी दुनिया विद्वान बनी बैठी है, विद्वानता की सो कॉल्ड घोषित, खुद ही घोषित विद्वता पड़ी है। एक बाटी जमा एक किसारी जी की है, घूम भोग रहा है, और भाई सोच भोग रहा, वही आपनो संसार है, इंगा अपन जा, बस वही कहानी। हमें करना ही होगा, हमें करना ही होगा। क्या करना होगा? कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्यदर्शी और पूर्ण में सम्मिलित नहीं है? श्रव्यदर्शी में जो श्रव्य भी हो, चलचित्र, लैपटॉप टेलीविजन, ये सारे श्रव्यदर्शी है। चलचित्र भी, चलचित्र जो है वो मूवी को बोला जाता है चित्र विस्तारक। ठीक है, एक पेरिस्कोप याद रखना दोस्तों, पेरिस्कोप का क्वेश्चन आएगा, मस्ट पढ़ लेना। पेरिस्कोप में से क्वेश्चन आएगा, इस तरह जो होती है, यहाँ 45 डिग्री के ऊपर ऐसे दर्पण लगे होते हैं, यहाँ गिरता है, देखा जा सकता है, इस तरह का उपकरण होता है। घर्षण बलों का सही घटताक्रम है, घर्षण बल का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। घर्षण बलों का सही घटताक्रम, अब आप ये मत सोचिएगा सर आपने कह दिया, आप तो कह रहे हो कि न्यूमेरिकल आएगा तो हम क्या प्लस टू की फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे? नहीं नहीं, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और एक जो भार लग रहा है नीचे की ओर mg, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऊपर मान लिया फोर्स लग रहा है, p लग रहा है, तो घर्षण बल जो होता है ना वो इस p के समानुपाती होता है, अभिलंब जो बल लग रहा है उसके। ये r जो लगेगा ना, इसकी विपरीत दिशा में जो बल लगेगा, यानी इसको चलाने के लिए वो। और एक और बात, ये स्वयं समायोजित बल है। घर्षण बल के बारे में आपको मैं बता दूं, स्वयं समायोजित बल है। अब जैसे कि मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, इस ऑब्जेक्ट को आप इस तरफ मूव करना है, आप फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, वास्तव में इसका घर्षण बल है, इसको चलाने के लिए कम से कम 15 न्यूटन फोर्स चाहिए। अब आप 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ना, तो आप ये पूछेगा क्वेश्चन वाला कि इसके अंदर घर्षण बल कितना है, वहां 10 न्यूटन भी ऑप्शन में होगा और 15 न्यूटन भी ऑप्शन में होगा। अब आप तो थे तो बच देने से 15 न्यूटन करते हो, और स्वयं समायोजित है, जितो थे लगाओ बितो ही लगाओ अपने पास है, तेरे पास 10 लगाए तो वो भी 10 ही लगाओ, सर सब 15 को लगाए। लेकिन थे 15 थे, 11 लगा से तो भी 11 लगा से, थे 12 तो भी 12, थे 13 तो भी 13, थे 14 तो भी 14, थे 15 तो भी 15, जी थे 16 लगा से नहीं। चल, घर्षण बलों का सही घटनाक्रम है, इसको रटने की जरूरत क्या है, लोटने, लोटो, लोटो या रुट का सारों का घर्षण भी में है, क्योंकि घर्षण जो है वो स्टेप अंडर वगैरह की कांटेक्ट में आवे स्टेप, और लोटता टाइम है नहीं, लोटता टाइम ये खुद लोट के देखियो, लोटे के नहीं की पीड़ा बिया देखियो थे, तो बिंग में कम कांटेक्ट में आवा पर सरफेस कम, तो सारों कम बिंग में ही है घर्षण बल, सारों कम, घटतोक्रम देना नहीं, सारों कम, तो लास्ट लास्ट में क्या सी लोटने का होगा। सर्टी हुआ है कि एक बार घर्षण वो चाल चुके ऑब्जेक्ट, अभी घर्षण में तो बनाए रखना, वो सर्पी, और ऑब्जेक्ट जो है वो बनियो पड़ियो है, एकदम रुकियो पड़ियो, अभी चलाना है, तो बिम घर्षण की कितनी आवश्यकता है। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया बिम सही।
एक वस्तु आर त्रिज्या की वर्त पर गतिमान है, जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो उसके द्वारा कितना की दूरी विस्थापन होगा। ये साइंस का प्रश्न है, ना कि मैथ का। इस तरह कोई एक वर्ताकार पथ है और कोई आर त्रिज्या है, ठीक है, और ये यहाँ से अर्धवृत्त पूरा करती है, यहाँ से यहाँ आ गई, आर ये विस्थापन हो गया इसका 2r, त्रिज्या होगी यहाँ से 2πr पूरी होती है, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, तो पाई आर तो दूरी हो जाएगी और 2r विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन सी इसका सही ऑप्शन होगा। लड़की की एक चम्मच को एक आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, ठीक है, इसका दूसरा सिरा विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, संहन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, और ठंडा नहीं होगा। लकड़ी है, लकड़ी उसमें एक कुछ अलग होती है, नहीं हुआ। विकिरण के अंदर मीडियम नहीं चाहिए, संवहन के अंदर मटेरियल मूव करता है, मटेरियल मूव करता है, जैसे कि पानी गर्म होता है। चालन, चालन में मूव नहीं करता ऑब्जेक्ट, जैसे कि धातु गर्म होती है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन जो है वो पूरे होते हैं। हम इस तरह जितने भी क्वेश्चन पेपर रीड किए हुए हैं साइंस के, उन सभी का एनालिसिस करेंगे हम, ताकि आप लोग जो है वो बढ़िया से बढ़िया ढंग से एग्जाम दे पाए। और हम प्रयास करेंगे कि दोस्तों की 18 तारीख से पहले पहले आप लोगों को जो है वो सारे क्वेश्चंस के लिए, सारे जो जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं उनका एनालिसिस अवेलेबल करवाया जा सके। मैथ के लिए स्पेशल हमारे सर हैं राकेश जी, वो आप लोगों को सामान्य शिक्षा के लिए बहुत ही शानदार मैथ करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीमियम क्वालिटी की मैथ तैयार करना, तो आप ऑफलाइन भी हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। 78 520 70 976, रावत सर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ है रावत सर? हनुमानगढ़, ठीक है। कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आप संपर्क कर सकते हैं। और बायोलॉजी के लिए हमारे पास सुनील सर हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स हम खुद करवाते हैं। आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए दोस्तों हमारी तरफ से अथक प्रयास रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको किस तरह भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, पूरी तरह निःशुल्क। वो कोई काम को नहीं पीसा संतरणा ध्यान की बात नहीं, बस ते लागना चाहिए अपनी इतनी ही अपने तो बड़े बफर है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक आप तैयारी में लगे रहिएगा। अंतिम समय, अंतिम प्रहार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बार रीड पार। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।